चले भाई, सोमवार की सुबह नए और एक और बहुत इंटरेस्टिंग हफ्ते का आगाज, बहुत इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत होने जा रही है। और इस हफ्ते दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तरफ वो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे नजर रहने ही वाली है, दूसरी तरफ दुनिया के कुछ प्रोमिनेंट सेंट्रल बैंक्स के एक्शन रडार पे रहेंगे। भाई, आज से बैंक ऑफ जापान की 2 दिनों की बैठक शुरू हुई है। कल बीओजे का पॉलिसी आउटकम, परसों यानी कि वेडनेसडे को यूएस फेड का, और नरसों यानी कि थर्सडे बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन सामने आता हुआ नजर आएगा। तो एक तरफ जियोपॉलिटिक्स, दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक के एक्शन, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। खैर, पिछले हफ्ते जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के चलते बाजार का ऑप्टिमिज्म फीका पड़ता हुआ नजर आया। वो कहते हैं ना, जब भी कहीं भी कोई मिसाइल लॉन्च होती है उसका एक ही टारगेट होता है, हमारा पोर्टफोलियो। पिछले हफ्ते की चाल दिखाता हूं निफ्टी की, क्लियर हो जाएगा उससे। बढ़िया पॉजिटिव नोट पर हफ्ते की शुरुआत हुई। बस एक ही दिक्कत थी कि दायरे में फंसे हुए थे और 25,200 को पार नहीं कर पा रहे थे। शायद जो फॉलो थ्रू नहीं मिल पा रहा था वही रीजन था थर्सडे की एक्सपायरी के दिन मुनाफा वसूली में तब्दील होता हुआ जो नजर आया। तो थर्सडे को मुनाफा वसूली का दबाव भारतीय बाजारों में गहराया, और फ्राइडे को जब हम लौट के आए तो एक तरफ सेटअप तो गड़बड़ाया हुआ था वो थर्सडे की एक्सपायरी के बाद, प्लस वो जियोपॉलिटिकल तड़का ऐड हो गया। वो ईरान इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के अपडेट्स आ रहे थे, तो फ्राइडे को भी वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स का तड़का जो ऐड हुआ, उसके चलते दबाव के साथ ही कामकाज हुए। एक बार फ्राइडे का इंट्राडे सेशन भी आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। एक तगड़े गैप डाउन के साथ उन तमाम कंसर्न्स के बीच हमने शुरुआत करी थी। 415 पॉइंट नीचे 24,475 पकड़ लीजिए, 24,473 इंट्राडे रखिए स्क्रीन पे, 24,473 के लेवल्स थे। लकीली जहां खुले वही वो दिन के लोस थे, और उसके बाद कोई फर्दर सेलिंग देखने को नहीं मिली। इंट्राडे में लगातार रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हुआ और फाइनली दिन के हाईस के करीब 24,718 पे सेशन की समाप्ति। जब दबाव में थे, शुरुआती टिक्स जब आए थे 1.7% निफ्टी दबाव में था, जब बंद हुए तो 0.7% का दबाव था। इंट्राडे में बढ़िया 1% की रिकवरी आपकी स्क्रीन पे। खैर, आज के गिफ्ट निफ्टी के समीकरण कह रहे हैं ज्यादा पैनिक मत करिए, खबरें बहुत है लेकिन खुलेंगे फ्लैट ही। जहां फ्राइडे को छोड़ा था उसी के इर्द गिर्द हम लोग आज कामकाज की शुरुआत करेंगे, बल्कि 30-40 पॉइंट शायद इन ग्रीन शुरुआत होगी। ऐसे में लाइए अब सारा ग्लोब का मूड। सुबह से टिकर टीम चला के आपको अपडेट देने की कोशिश कर रही है, दुनिया का हाल क्या है अब यहां पर डिटेल में चर्चा भी कर लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी आपने देखा फ्लैट, हल्का स्लाइटली इन ग्रीन खुलने की तैयारी कर रहा है। हमारे एशियन पियर्स, वैसे चाइना में आज बहुत सारे डेटा आने वाले, चाइना अभी तो खुला भी नहीं है, जो खुले वो मिला जुला सा रुझान देखने को मिल रहा है। हैंडओवर कैसा है यूएस से, अब वो दिखा देता हूं। हेडलाइन प्रोड्यूसर साहब ने लिखा पेन में था, पर वो पेन लार्जली हमने डाइजेस्ट भी कर रखा था। हम जब फ्राइडे को क्लोज हो रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर 1.25 से 1.5% दबाव में थे। एक्चुअल सेशन में भी ऐसे ही कुछ कमजोरी थी, और इनफैक्ट आज सुबह के फ्यूचर्स स्लाइटली इन ग्रीन या फ्लैट कह लीजिए इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। तो हैंडओवर उस लिहाज से बुरा नहीं है अगर मैं तब और अब आपकी स्क्रीन पे रखूंगा। जहां छोड़ा था सारे कंसर्न शायद डाइजेस्टेड थे, यूएस वाले भी, और जब हम सुबह लौट के आए तो हैंडओवर बुरा नहीं है। हल्की सी फ्यूचर्स के लिहाज से तेजी ही डाइजेस्ट करनी है। ठीक है भाई, पर ये सब तो क्या है, पल पल में बदल जाता है, इसीलिए जानना जरूरी है कि मूड है क्या। हम छोड़ के गए थे, इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, सैन्य ठिकानों पे, लोगों के घरों पे हमला करा था। उसके बाद हॉर्मास दिन में बता के गए थे फ्राइडे को कि ईरान ने कुछ रिटेलिएटरी एक्शन करा, ड्रोन स्ट्राइक करी। ये तक दोपहर तक की खबरें अपने पास थी। उसके बाद डेवलपमेंट्स क्या हुए इस जियोपॉलिटिकल मामले में, और इसके अलावा भी क्या क्या अपडेट्स हैं। गुड मॉर्निंग आशीष। आसार युद्ध के घटते हुए तो नजर नहीं आ रहे किसी तरह से, क्योंकि और अभी बस स्टूडियो में आते आते ही खबर ये आई है कि ईरान की स्टेट टीवी ने ये रिपोर्ट दी है कि उन्होंने और मिसाइल्स दागे हैं इसराइल की तरफ, जबकि कुछ ही घंटों पहले इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने ये कहा था कि हमने कुछ और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया है। तो आगे इसका क्या नतीजा निकलता है वो तो वक्त थोड़े रहते बताएगा, लेकिन
और खबरें ये निकल कर आई है कि पहले तो रॉयटर्स ने ये खबर जारी की थी और उसके बाद एपी ने भी ये खबर दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया था, यानी कि रिजेक्ट कर दिया था कि इजराइल के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामेनेई, उनको मारने का प्लान इजराइल का था, जिसको उन्होंने वीटो कर दिया। ये रॉयटर्स और एपी के हवाले से खबर आई है। और फिलहाल के लिए जो जानकारी निकल कर आई है, वहाँ के जो मानवाधिकार एक्टिविस्ट्स हैं, वहाँ के इजराइल के हमलों से 406 लोगों की ईरान में मौत हुई है, जबकि 654 लोग घायल हुए हैं। इसराइल में भी 14 लोगों की मौत हुई है, लगभग 400 लोग घायल हुए हैं। और ईरान ने ये कहा कि हमने कुछ 300 मिसाइल दागे थे इसराइल पर, जिसमें से 22 ऐसे मिसाइल्स थे जो वहाँ के ठिकानों पर लगे हैं उनके डिफेंस सिस्टम्स को पार करते हुए। और ईरान ने फिर, उनके रक्षा मंत्री ने यह बयान जारी किया है कि अगर इसराइल हमले करना बंद कर दे तो हम भी अपनी जवाबी कार्रवाई बंद करेंगे। मगर फिर उनके राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अगर इस तरह के हमले जारी रहे तो हमारा रिस्पॉन्स जो है वो और हॉस्टाइल होगा और अग्रेसिव होगा। और किसी तरह के सीज फायर के आसार फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहे हैं। और कहाँ हमले हुए हैं वहाँ पर, पहले तो साउथ पार्स जो कि पर्शियन गल्फ में उनकी दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, वहाँ हमला हुआ है। वो उस वजह से उनका एक पूरा फेज 14 प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म जो है वो बंद हो गया है, जिस वजह से 12 लाख क्यूबिक मीटर लगभग 1 करोड़ क्यूबिक मीटर प्रतिदिन की सप्लाई की शॉर्टफॉल होगी इस वजह से। और लगभग 2/3 ईरान की गैस सप्लाई जो है उस फील्ड से आती है। और वो फील्ड जो है सिर्फ ईरान की अकेले की नहीं है, वो ओमान के साथ उनकी जॉइंटली ओन्ड फील्ड है। तो उस वजह से एक बहुत बड़ा एनर्जी ठिकाने पर हमला हुआ है। फजरजाम जो उनका फ्यूल प्रोसेसिंग प्लांट है, वहाँ पर भी नुकसान हुआ है। नार और कंगन जो उनके ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ है, वहाँ नुकसान हुआ है। तो लगभग सभी एनर्जी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। और इस ब्लैकआउट की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन $250 मिलियन का नुकसान हो रहा है। और यूरेनियम कन्वर्जन जो उनकी फैसिलिटी है इस्फहान में, वहाँ पर भी हमला हुआ है और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। ये इजराइल का क्लेम है। तो ईरान ने तो अब कह दिया है कि हम जो है एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ किसी भी तरह का कोऑपरेशन नहीं करेंगे, हमने जो करना है हम करते रहेंगे, आप जो करना है आप वो करिए। और इजराइल ने ईरान को ये चेतावनी दी है कि ईरान के सिटीजन्स को चेतावनी दी है कि अगर किसी भी वेपन्स प्रोडक्शन फैसिलिटी यानी कि हथियार बनाने की जो फैसिलिटीज़ है उनके आसपास अगर कोई रिहायशी इलाके हैं तो उन्हें तुरंत खाली कर दिया जाए, और जब तक हम ना कहें तब तक आप वापस मत लौटिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि दोनों देशों को शायद आपस में और लड़ना पड़े, दे हैव टू फाइट इट आउट बिफोर डील होने से पहले, मगर उन्हें इस बात का विश्वास है कि डील हो जाएगी। शांति की जरूरत है, इन्वॉल्व नहीं होने वाला, ये तो वो कह रहे तो ले आए। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शायद अगर ऐसा हालात ऐसे बने तो हमें इन्वॉल्व होना पड़ सकता है, लेकिन हम इन्वॉल्व हैं नहीं फिलहाल के लिए, और हमें यकीन है लेकिन कि डील हो जाएगी दोनों देशों के बीच में। और एक तरफ जर्मनी, फ्रांस और यूके तीनों देशों ने ये कहा है कि हम ईरान के साथ उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बातचीत करने के लिए तैयार है। और कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा, मगर वो ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि वो एक तो पहले तो ओमान के साथ जॉइंट टेरिटरी है, वाटर टेरिटरी है, और ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट्स है उनके भी वो भी उस इलाके से होते हुए गुजरते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो पूरे तरह से उसे बंद कर दे ताकि उनका खुद का नुकसान हो, पहले से ही उतना नुकसान हो रखा है। और चीन जो उनका सबसे बड़ा कस्टमर है, तो पूरी दुनिया को भी इरिटेट कर रहे होंगे। हाँ, तो वो चीन को भी सबसे ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि वो उनका सबसे बड़ा कस्टमर है, उनके एनर्जी जो है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का, ऑयल का और वगैरह का। तो फिलहाल के लिए ये सारी स्थिति है, अभी भी डेवलपमेंट्स तो है, वो अभी स्थिति फ्लूइड ही आप कह लीजिए। तेल की कीमतें बढ़ नहीं रही है, $75 के आसपास ही है। आगे थोड़े से हायर लेवल्स पर रेजिस्टेंस मिल रहा है तेल की कीमतों को, क्योंकि आईईए ने कह दिया है कि ईरान से अगर कोई शॉर्टफॉल हुआ भी तो हमारे पास काफ़ी सप्लाई है, सऊदी अरब के पास भी काफ़ी सप्लाई है कि वो उसे टैप करे और उसके शॉर्टफॉल को भरपाई कर सके। इस हफ्ते जैसे आपने भी कहा काफ़ी सारे सेंट्रल बैंक्स के नतीजे आने वाले हैं। G7 की बैठक की शुरुआत होने वाली है जहां डोनाल्ड ट्रंप भी होंगे। बैंक ऑफ जापान के नतीजे कल आएंगे और चीन का डेटा लगभग 8 बजे तक तो सारा डेटा आ ही जाएगा, तो उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो काफ़ी सारा मैक्रो डेटा आना है, फेड की मीटिंग पे है, जो फेड की मीटिंग की कोई बात ही नहीं कर रहा क्योंकि ये बड़ा ट्रिगर है इस वक्त का। ठीक बात। अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों, फ्राइडे सुबह जब ये कॉन्फ्लिक्ट आया था तो कच्चा तेल था 79 तक गया था, ऑलमोस्ट 80 के किसिंग डिस्टेंस से कूल ऑफ हुआ था। इस सारे वीकेंड के डेवलपमेंट जो हरमाज ने रखे, कच्चा तेल नहीं हिला। 75 अपन फ्राइडे को क्लोज पे छोड़ के गए थे 74.3 पे, 74.9 पे अब तो खड़ा है, 75 का ये भी अपडेट कर दीजिएगा। तो अपने लिए क्रूड अप
और अपन ऐसे ही चलता रहा तो अपन पता नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये रीजन जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बस तो थोड़ा सा नजर रखेंगे इन सब चीजों पे।